इस आयोजन के लिए सबसे पहले जितने भी आयोजक हैं सभी को बधाई देना चाहूंगा। इस आयोजन में उपस्थित रहने के लिए मुझे मेरे बड़े ही प्रिय और आत्मीय और राज्यसभा में बड़े वरिष्ठ हमारे अग्रज रहे आदरणीय विनय जी का आदेश था। मैं उनसे आग्रह किया कि मैं आप बताएं कब से सत्र होगा, तो उन्होंने 3:45 बताया था। उस वक्त से मैंने प्लान किया। कल ही बहुत दिनों बाद मैं बाहर से लौटा था, मैं आपके बीच हूं। मैं सारे आयोजकों को बहुत बधाई देना चाहता हूं। यहाँ मंच पर माननीय उद्योग मंत्री हमारे नीतीश मिश्रा जी मौजूद हैं और बहुत सुंदर तरीके से मैं सुन रहा था जब मैं आया। नीति आयोग के हमारे सीईओ श्री वी आर सुब्रमण्यम साहब को बहुत बढ़िया ढंग से उन्होंने तथ्यपूर्ण चीज़ें बताईं। डॉक्टर अमित सुमन जी और सभागार में उपस्थित सभी हमारे पटना और बिहार के हमारे आत्मीय जन मीडिया के भाइयों, दरअसल जब भी हम पूर्वी राज्यों पर बात करते हैं और देश के विकास के संदर्भ में चर्चा करते हैं तो किस तरह पूर्वी राज्यों का विकास जरूरी है देश के विकास के लिए, इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन मुझे याद आता है। 2014-15 में पहली बार उन्होंने देश को संबोधित करते हुए कहा कि पीछे जो राज्य रह गए हैं उनको आगे लाना इस खासतौर से इस इलाके के राज्यों का हमारी पहली प्राथमिकता है। यानी राजनीति के ऊपर देश को आर्थिक ताकत बनाने का सपना किसी प्रधानमंत्री ने देश में पहले देखा, वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, दुनिया के आधुनिक इतिहास में जिस व्यक्ति ने चीन को 30-40 वर्षों में महाशक्ति बनाया वो देंग सियाओपिंग थे। मेरी सीमित नजर है, अर्थशास्त्री की नजर सुब्रमण्यम साहब के, वो बताएंगे। पर दूसरा व्यक्ति जो पूरी दुनिया में इसके लिए याद किया जाएगा भारत को इकोनॉमिक ताकत बनाने की ओर ले जाने के लिए, वो नरेंद्र मोदी होंगे। मैं क्यों कह रहा हूं ये? चीन ने 48-49 में सपना देखा 100 वर्ष के आगे का, भारत ने 14 में 47 तक हम विकसित हो गए ये सपना देखा। ये हम याद रखें। इसलिए प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं, अभी 25 नवंबर को मन की बात में कहा, फिर पिछले साल इसी महीने में उन्होंने कहा हमारे लिए पूरब केवल एक दिशा नहीं है बल्कि एक दृष्टि है। पूर्वी भारत विशेष रूप से पूर्वोत्तर भारत के विकास के पथ के केंद्र हैं। तो हम यह सिर्फ कहना चाहते हैं कि किस तरह से मैं नॉर्थ ईस्ट जाता हूं, पत्रकार बना तब से 80 से, आप कल्पना नहीं कर सकते नॉर्थ ईस्ट में जो परिवर्तन हुए। तो एक व्यक्ति जो सचमुच भारत को बदलना चाहता है वो किस तरह से नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। पर बिहार जो कहां पहुंच गया था, मैं अतीत की चर्चा बहुत संक्षेप में इसलिए करूंगा कि हमेशा स्मरण रखें, अतीत के बारे में इतिहासकार कहते हैं याद रखें ताकि भविष्य के लिए आपको ऊर्जा मिले। हम कहां खड़े थे? हमारे यहां अब तक के श्रेष्ठ चीफ मिनिस्टर्स में से जो हुए, जिन लोगों ने किया, कर्पूरी जी को मौका होता तो करते चीजों को, पर नहीं मिला। कहां बिहार था और कहां से निकालकर नीतीश जी ने सपना देखने योग्य एनडीए की अगुवाई में बिहार को बनाया, वो हमें याद रखना चाहिए। मैं यह बताना चाहूंगा कि 2005 तक कैसे बिहार देश के सबसे बॉटम में चला गया था, इकोनॉमिक इंडेक्स में सबसे देश पर बोझ मान लिया गया था। ये हमारे एकेडमिशियंस कहते थे, इकोनॉमिस्ट कहते थे और दुनिया के बड़े बड़े पत्र पत्रिकाओं के जानकार विश्लेषक क्या कहते थे, बहुत संक्षेप में मैं याद दिलाऊंगा। पर 52 में फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी आई, सच्चिदानंद सिन्हा जी हमारे यहां के चिंतक, उनकी किताब पढ़ी उस वक्त, बिहार कैसे इंटरनल कॉलोनी बनी। और 17 में हमारे बिहार और झारखंड के साझा इतिहास से साझा विजन पर प्रणब मुखर्जी जी बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि माल ढुलाई समानीकरण की नीति ने भारत के पूर्वी क्षेत्र के विकास को बाधित करने में कैसे भूमिका निभाई। ये सब एक्नॉलेज्ड फैक्ट्स हैं। उस वक्त पंजाब में, मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं, बिहार हमेशा देश के बारे में सोचता है, इसके भी मैं तथ्यगत आपको आधार बताऊंगा। पर भाखड़ा नांगल बांध में या प्रति व्यक्ति एग्रीकल्चर में पंजाब और हरियाणा में क्या इन्वेस्टमेंट था, और जो राज्य सबसे बेहतर सिंचाई के लिए था, नदियों ने जिसको अद्भुत सौगात दी थी, उस पर क्या इन्वेस्टमेंट हुआ, कभी फिगर निकाल करके जरूर सुब्रमण्यम साहब मदद करेंगे, आप चीजों को समझ सकते हैं। तो बिहार को नीतीश जी ने कहां से कहां पहुंचाया।
47-48 से लेकर 90 तक 35 वर्षों में कांग्रेस की लिगेसी थी बीमारू राज्य बनाया। बीमारू राज्य की अवधारणा एक आई, आप याद रखिए, जिसमें पहला बिहार का नाम था। प्रोफेसर आशीष बोस जो डेमोग्राफर थे, उनकी किताब है इस पे। अब ये तो एक सत्ता में रहने वाली लंबी दशकों तक केंद्र और यहां पर उस पार्टी की देन थी। 90 में सत्ता का परिवर्तन हुआ, लगा कि सामाजिक न्याय के लिए उर्वर भूमि बिहार में कुछ बड़ा होगा, पर कहां हम पहुंच गए। आप उस वक्त के टाइम, न्यूज़वीक, गार्डियन, इकोनॉमिस्ट, उनका हेडिंग्स में सिर्फ कोट कर रहा हूं। इज डेमोक्रेसी फ्लॉप, ये बिहार के बारे में था। 118 से अधिक नरसंहार, 1200 से अधिक लोग मारे गए, सबसे अधिक दलित मारे गए। ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था। मैं यहां अपने गांव जाने के लिए छपरा जाता था, 80 किलोमीटर 90 किलोमीटर, 5 घंटे 7 घंटे हर पग पर सड़कें खोदी हुई। और पटना में जब रहता था तो स्टेशन पर उतरने के बाद कहा जाता था कि घर ना जाए, रुक जाए स्टेशन पे। जो सुशासन चाहिए वो कैसे नीतीश जी के नेतृत्व में सामाजिक न्याय को धरातल पर उतरा। जातीय न्याय, लैंगिक न्याय, आर्थिक न्याय, तीनों तरह की बड़ी चीजें हुई। उसका फल क्या हुआ, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं आपको क्या लोगों ने बाकी कहा। 2013 में इकोनॉमिक्स फ्रीडम ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया एक रिपोर्ट आई, जिसमें इसको तैयार करने वाले में प्रोफेसर विवेक देवराय, जाने माने इकोनॉमिस्ट, लवलीस भंडारी और डॉक्टर स्वामीनाथन अय्यर, बेस्ट इकोनॉमिस्ट जर्नलिस्ट, ये तीनों लोग थे। उसमें एक चैप्टर है बिहार के लिए, बिहार हाउ द पुअरेस्ट वर्स्ट गवर्नड स्टेट अटेंड डबल डिजिट ग्रोथ एंड बिकेम द रोल मॉडल। अब तक के श्रेष्ठ मुख्यमंत्री क्यों बिहार में नीतीश जी हैं, मैं वो आपको आधार बता रहा हूं। किस तरह से उन्होंने रहनुमाई की, क्या विजन है उस व्यक्ति का। इसमें स्वामीनाथन इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में लिखते हैं, लंबा है पर मैं आपको छोटा हिस्सा उसका बता रहा हूं। ये बिहार हैज अंडरगॉन ए वेरिटेबल रिवोल्यूशन सिंस ए न्यू डायनेमिक चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार केम टू पावर इन 2005 एंड वाज री-इलेक्टेड इन 2010 विद द लैंडस्लाइड मेजॉरिटी। ये एनडीए की सरकार जब मजबूत रही, जो कह रहे थे कि मजबूत शासन चाहिए सुब्रमण्यम साहब, बेहतर शासन चाहिए, उसका असर आप देखिए। ये कह रहे हैं कि बिहार में तो बिल्कुल वर्टिकल रिवोल्यूशन हो गया जब मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश जी आए, और कह रहे हैं कि लुक एट द डाटा अवेलेबल फॉर द लास्ट 6 years फ्रॉम 2006-7 टू 2011-12 बिहार एवरेज जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ whopping 10.87%। आप बता रहे थे कि कैसे बिहार का औसत देश के औसत आय से आगे रहा जीडीपी। कह रहे दिस वाज हाईएस्ट अमंग मेजर स्टेट्स, सम मिनी स्टेट्स फेयर्ड इवन बेटर एंड वेल अबव द नेशनल एवरेज ऑफ 8.29%। सो बिहार विच वॉज हिस्टोरिकली ए ड्रैग ऑन द रेस्ट ऑफ इंडिया, जो बिहार देश पर बोझ मान लिया गया था, वो हैज स्टार्टेड पुलिंग अप द रेस्ट ऑफ इंडिया। वो बिहार देश को आगे खींच रहा है, आगे बढ़ा रहा है। ये बिहार की उपलब्धि रही। दिस मेरिट्स इंटरनेशनल अटेंशन बिकॉज बिहार है पॉपुलेशन ऑफ 100 मिलियन। ये दुनिया में इस पर निगाह जानी चाहिए क्योंकि बिहार की आबादी 10 करोड़ है, मोर देन दैट ऑफ ऑल एक्सेप्ट ए हैंडफुल ऑफ कंट्रीज। दुनिया के बहुत सारे देश थोड़े मोड़े छोड़ दीजिए तो उनकी आबादी से अधिक उस बिहार ने यह चमत्कार करके दिखाया। अनलाइक सम अदर डेवलपमेंटल सक्सेस, बिहार इज नॉट ए बुटीक सक्सेस, इट्स ए सक्सेस ऑन ग्रैंड स्केल। जो बिहार बोझ देश पर मान लिया गया था, उसके इस आर्थिक ग्रोथ रेट अधिक होने से देश का आर्थिक ग्रोथ रेट अधिक होने लगा। दिस दे हैव एक्सेप्टेड। ये बिहार था। हालात ऐसे बदले कि 11 में दुनिया की मशहूर पत्रिका टाइम ने लिखा, बिहार, हमें हिंदी उसका तर्जुमा क्या हूं बता रहा हूं, बिहार दशकों तक गरीबी, हिंसा और भ्रष्टाचार के लिए कहावत बन गया था। लेकिन स्थिति 2005 से पहले तक थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार ने बिहार के सुधारों के मॉडल के रूप में बदला, साबित किया कि प्रगति हासिल करने के लिए न्याय का बलिदान नहीं किया जाना चाहिए। इस मामले में बिहार पूरे देश को रास्ता दिखा सकता है। यानी बिहार कैसे रहनुमाई करने लगा। दूसरी एक बड़ी चीज जो लोग गौर नहीं करते, आज देश में किस तरह से नक्सल आंदोलन कहां सिमट रहा है। ये पहले प्रधानमंत्री थे हमारे जिन्होंने, जो सबसे चुनौतीपूर्ण जिले थे देश के, जहां कोई अधिकारी जाना नहीं चाहता था, उसको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बनाया और सबसे ब्राइट अधिकारी आजकल वहां जाना चाहते हैं। उनकी क्या तकदीर बदली है, इस पर कभी आप अलग से समझिएगा। पर बिहार में नक्सल मूवमेंट का क्या उसकी ताकत थी, क्योंकि मैं 25-30 वर्षों से पत्रकारिता में बड़ी गहराई से देखा, जहां दिन में शाम में जाने में आपको डर होता था, और जिसके बारे में तत्कालीन सरकार ने, चूंकि समय नहीं है लेकिन जरूर पढ़िएगा, ये ओपन पत्रिका में इसी ताजा अंक में है
कि किस तरह से केंद्र सरकार तत्कालीन सुप्रीम कोर्ट में क्या कहती है नक्सलियों के बारे में। उस वक्त के प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबसे बड़ी देश की आंतरिक चुनौती है, लेकिन उनको जो उनका नारा था पशुपति से तिरुपति, उसे मजबूत करने में कैसे यही सरकारें काम करती रही, ये भी हमें पता है। इसलिए प्रतिकूल परिस्थितियां होने पर यूपीए की केंद्र सरकार के हर अड़ंगा के बाद आप देखें कि एनडीए की सरकार ने आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में कैसे एक दिशा दी। लेकिन 14 के बाद, जैसे मैंने कहा, पूरे देश को किस तरह से हम एक विकसित देश 47 तक बनाए और उसके लिए अद्भुत काम हुए, वो अलग विवरण का एक वो है, वो बिहार में हुआ। सामाजिक न्याय के साथ विकास, इसमें आप याद रखें कि किस तरह से इसमें बालिका साइकिल वितरण योजना, पूरी दुनिया में इसका अध्ययन हुआ। बालिका शिक्षा प्रोत्साहन के लिए स्कॉलरशिप योजना, स्कूली छात्र छात्राओं के लिए पोषक योजना, पंचायती राज में आधी आबादी को 50% आरक्षण। लड़कियां जब साइकिल से जाती थी स्कूल वगैरह गांव में, आप कल्पना नहीं कर सकते उस दृश्य के, क्योंकि मानस हमारा क्या था। मैं एनसीसी में था एक छात्र के रूप में, मैं जयप्रकाश जी के गांव का रहने वाला हूं। मैं एक छात्र के रूप में बेंगलोर गया, पहली बार वहां देखा कि लड़कियां स्कूटर चला सकती हैं, तो मेरे मानस पर क्या हुआ मैं समझ नहीं सकता। वो चीज बिहार में आते आते नीतीश जी के कार्यकाल तक समय लगा, ये स्थिति थी। फिर महिलाओं और महादलितों के लिए विशेष आरक्षण, हाशिए के समुदाय या पिछड़ी जातियों के लिए आयोग का गठन, महिलाओं को सशक्त करने के लिए जीविका समूह का गठन, 7 निश्चय के घर घर बिजली, घर घर नल जल, नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण, जल जंगल हरियाली, हर जिले में IIT पॉलिटेक्निक जैसे संस्थान, स्कूलों और कॉलेजों का भारी संख्या में अपग्रेडेशन, अनेक ऐसे बुनियादी काम हुए। पहले क्या होता था, हमारे यहाँ से निकले बच्चे इंजीनियरिंग करने, क्योंकि उसका शौक था हमारे बिहार में सबसे अधिक सरकारी नौकरियों का, तो लोग जाया करते थे दक्षिण के राज्यों में। जो फ्लाइट ऑफ कैपिटल हमारे यहाँ से होता था गरीब राज्य से, वो एक अलग विषय है। सामाजिक कल्याण की भी बहुत सारी चीज़ें शुरू हुई, और किस तरह से अभी इंडियन एक्सप्रेस में खबर में देख रहा था किस रूप में 18 में जो दीदी की रसोई पहल जीविका के तहत शुरू हुई, उसका क्या असर पड़ रहा है। सार्वजनिक शिकायतों का निवारण, बिहार शायद शुरू में या पहला वो था जहाँ पर जनता दरबार, जहाँ बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन, इसके अलावा इस तरह के अनेक स्टेप उठे। कुछ राज्यों में जहाँ पंचायती राज को सही मायने में लागू किया गया, पंचायती राज में स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण, उसके बाद 93 के कानून के तहत ग्राम कचहरियों के और कार्यप्रणाली का प्रावधान, जहां 8053 अदालतें प्रत्येक पंचायत के लिए हुई। अगर ये बेटर क्वालिटी के रूप में काम करने लगे तो आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या इसका असर होगा। शिशु मृत्यु दर 1981 में बिहार की शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 118 थी, 2021 में 1000 जीवित जन्मों पर 27 है। पिछले एक दशक में ही बिहार ने अपनी शिशु मृत्यु दर को 48 से घटाकर 27 कर दिया। गरीबी उन्मूलन, अभी 2 दिन पहले मैंने आंकड़ा पढ़ा कि 27 करोड़ गरीबी से लोग निकल आए हैं बाहर। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट मैंने देखी, मैं बाहर था। उसमें सबसे अधिक तो बिहार और उत्तर प्रदेश इन्हीं बीमारू राज्यों के हैं जो कांग्रेस राज्य की देन थी इस भारत के विकास में। डिजिटल हस्तक्षेप का कितना बढ़िया काम बिहार में खास तौर से आपके कोरोना के दौरान हुआ, ये आप देखें। ये ऐसी बहुत सारी चीजें हुई बिहार को बेहतर करने के लिए। यहाँ बुकलेट भी आपकी रिलीज होगी जिससे आपको पता चलेगा। मैं 3-4 चीज़ें और कहना चाहूँगा बहुत संक्षेप में। विकसित भारत के बारे में बात है कि 47 तक, तो 60 वर्षों में हमारी 2007 में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हुई, और अभी आते आते $3 ट्रिलियन, $4 ट्रिलियन हो चुके हैं, हम दुनिया में चौथी हो चुके हैं। पर बिना राज्यों के सहयोग के ये नहीं हो सकता। अभी देखा होगा आपने, IMF के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं बड़े नोनत शास्त्री, आप सब साथ ही काम किए होंगे। उनकी किताब है बड़ी महत्वपूर्ण आई, जिसमें इंडिया एट द रेट ऑफ 2047, कैसे हम विकास करें तो कैसे तेजी से बढ़ सकते हैं। उनका एक हाल में इकोनॉमिक टाइम्स में लेख देखा, कानून व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि, उद्योग नीति सब राज्यों के हाथ में, और बिना राज्यों की प्रगति के देश प्रगति नहीं कर सकता। मेरी 1 साल पहले कार्तिक मुरलीधरन जी से मुलाकात हुई थी। एक्सीलरेटिंग इंडियाज डेवलपमेंट, ए स्टेट लेड रोड मैप फॉर इफेक्टिव गवर्नेंस, किस तरह से हम काम कर सकते हैं जिसमें हम तेजी से आगे बढ़ें। इसलिए मुझे लगता है कि हमें खास तौर से स्किल डेवलपमेंट पर जो आप कह रहे थे उस पर
डिजिटल इंटरवेंशंस पर एआई चुनौती है, तो मौका भी है कैसे हम छलांग लगा करके जो विकसित राज्य हैं उनके मुकाबले आगे बढ़ सकते हैं। इस पर हमें गौर करना चाहिए। और अब क्वालिटी मैन पावर होगा तो कैसे उड़ीसा ने प्रगति की है और कर रहा है इसी कम समय में, वो एक हमारे लिए प्रेरक है। और ग्रोथ हम कैसे लो इनकम से मिडिल इनकम में हम पहुंचे, ये हमारी कोशिश हो। आपने बड़े गौर से हमारी बात सुनी, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगा। इस कार्यक्रम में आने का मौका भी दिया और हमें अपनी बात रखने का भी बहुत बहुत धन्यवाद।